चलिए, तमाम लोगों ने जो जितने क्वेरीज आई थी और जितने सजेशंस आए थे उसमें एक दो मेजर सजेशंस थे। एक तो करंट अफेयर के बारे में बात करना है, दूसरा मेंस में आंसर राइटिंग, जो मेंस के क्वेश्चन है कैसे लिखें। करंट अफेयर का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसका आज के जो आंसर राइटिंग करने लगेंगे हम लोग तो उसका बहुत इस्तेमाल होगा, बीच बीच में उसका जिक्र आएगा। तो अगर आपने अभी तक वो वाला नहीं देखा है, पिछला वाला, तो आप उसको देख लीजिए। अब आज हम लोग एक वर्कशॉप, एक प्रयास करते हैं देखने का कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट हैं, और पूरे आंसर राइटिंग से जुड़ी सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ये आंसर राइटिंग हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव में, मेंस में जितने भी आंसर आपको लिखने पड़ते हैं उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग ये बात कर रहे हैं आज की। तो जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो आप देखिए कि पहले तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आंसर राइटिंग आपसे क्यों करवाई जाती है। आप पूरे अगर एग्ज़ाम का स्कीम देखेंगे तो इस एग्ज़ाम की स्कीम कैसे है। आपके 2025 नंबर का पूरा एग्ज़ाम है, जिसमें 1750 नंबर आपका मेंस है और 275 आपका इंटरव्यू है। ये आपका मेंस है। और मेंस में सभी कुछ आपको लिखना है, लिख के बताना है। लिखने पे इतना एम्फेसिस क्यों रहता है यूपीएससी का या इस प्रोसेस में, क्योंकि सरकार का जितना काम होता है वो सब रिटेन में होता है। सारे ऑर्डर रिटेन में जारी होते हैं, सारे कम्युनिकेशन रिटेन में किए जाते हैं, सारी सूचनाएं रिटेन में भेजी जाती हैं। और लिखी हुई चीज़ों का ही महत्व है। अगर हमने कुछ बोला है तो आपको उसको बाद में लिख के देना पड़ेगा। लिख के देने में क्या खूबी रहती है कि आपकी एम्बिग्विटी नहीं रहती, आपका मीनिंग एकदम क्लियर रहता है, या कम से कम उसमें दो मीनिंग, द्विअर्थी बातें नहीं हो सकती। जो लिखा है सो लिखा है। यही चीज़ मेंस आंसर राइटिंग में भी आती है। हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हम लिखना कुछ चाहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और आइडिया है, पर हमने लिख दिया कुछ और उसका मीनिंग निकल रहा है कुछ। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आप तो ये सामने रहते नहीं ये बताने के लिए कि हमने ये सोचा था, हमने ये सोच के लिखा है। इसीलिए जो रिटेन आंसर, रिटेन स्किल है, राइटिंग स्किल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वही आपकी चेक की जाती। आप में से कई लोग हैं, वो खुद भी ऐसे होंगे या आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी जिनको नॉलेज बहुत है, जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत है, अंडरस्टैंडिंग तमाम टॉपिक्स को लेके बहुत है, लेकिन वो मेंस में बार बार सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। जानते होंगे आप ऐसे लोग, वो क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग, मतलब अपने थॉट्स को रिटन फॉर्म में दूसरे के दिमाग में कन्वे कर देना, इस चीज़ में वो चूक रहे हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी सरकार की मशीनरी वो रिटन फॉर्म में काम करती, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आप समझ गए। इस बात को हमेशा आप गांठ बांध के रखिएगा कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से भी इंपॉर्टेंट है लिखना। अगर आपने पढ़ लिया है, आप दूसरी तीसरी बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप पहली बार भी देने जा रहे हैं और आपको लग रहा है आपकी तैयारी ठीक ठाक है, पूरी तो देखिए होनी नहीं कभी, ठीक ठाक है, तो आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ये बात आती है कि कितने क्वेश्चन लिखें। जैसे अभी हाल ही में हमारी टीम को एक कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि हम आंसर राइटिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम पूरा यूपीएससी का फुल पेपर उठा लेते हैं जीएस का, फिर हम सोचते हैं कि इतना लंबा पेपर कैसे लिखेंगे, हमको तो आदत नहीं है। तो आप वो जो फुल जीएस का पेपर है जिसमें 20 या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो आप अभी नहीं लिख पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको वन आंसर पर डे, सॉरी, वन आंसर पर डे, ये काम करना है आपको। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसा हमने अभी 8 मंथ स्ट्रेटजी पे भी बात की है, 9 मंथ स्ट्रेटजी पे भी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि उसमें हमने पढ़ाई पूरे सिलेबस को पढ़ने के हिसाब से बांटा है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, उससे संबंधी एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए पर डे, शुरुआत में। दिस इज द वे टू बिगिन, वन आंसर पर डे। वो आंसर आप कैसे लिखते हैं उसको बिल्कुल मत सोचिए। कई लोग सोचते हैं कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे, ऐसा जैसे किसी ने कोई किताब या थीसिस या ऐसा कुछ लिख दिया है। वो दिन कभी नहीं आएगा। और अगर आप उस दिन के इंतजार में हैं तो आप यूपीएससी के का जो आपका अटेम्प्ट लिमिट है और एज लिमिट है, उससे आप बाहर चले जाएंगे और यही सब करते रहेंगे। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो स्टार्ट विद वन आंसर पर डे, और कैसा भी आंसर हो, आपके मन में जो आता हो। देखिए, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल तो खराब लिखेंगे नहीं।
आपको जो समझ में आए उस आंसर के लिए उसको लिखिए। उसके बाद यदि मौका है तो जिनको भी आप अप्रोप्रिएट समझते हो, जहाँ पे पढ़ते हो, उनको उनको वो आंसर दिखाइए, उनसे पूछिए कि इसमें और क्या किया जा सकता है। एक और टेक्निक है, सपोज आपने कोई आंसर आज लिखा, मान लीजिए अक्टूबर है, आज आपने आंसर लिखा, हर आंसर पे अपना, सपोज ये आपका आंसर कॉपी है, उस पे यहाँ पे अपना डेट डाल के रखिए कि ये आंसर हमने इस डेट को लिखा है। कभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो आंसर फिर से लिखिए। आप देखेंगे कि आपके खुद के लिखे आंसर में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आ गया है, गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक सुधार आ गया, और बहुत अच्छा। जब आपने शुरुआत की थी तो आप कैसा लिखते थे, अब कितना बढ़िया लिख रहे हैं। तो स्टार्ट विद वन आंसर पर डे एंड कंटिन्यू विद वन आंसर पर डे टिल यू आर रेडी टू राइट 2 आंसर पर डे। और जब आप 2 लिखने लगिए, 2 करने लगिए, तो फिर 2 पे कंटिन्यू करिए, उसको नीचे नहीं आने देना है। फिर 2 मतलब 2, फिर वो 2 चलता रहेगा। फिर कब तक चलता रहेगा, जब आप 3 आंसर लिखने की स्थिति में ना आ जाए, फिर 3। देखिए, टारगेट क्या है ओवरऑल, टारगेट ये है कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली 20 क्वेश्चंस पे आएं। और 20 क्वेश्चंस पे कब आएं, जब आपका मेंस एग्जाम निकट हो, मतलब आप सही समय पे वो मोमेंटम गेन करें, उस पीक पे आएं जब एग्जाम होने वाला है। अगर आप बहुत जल्दी पीक पे आ जाएंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन पर डे या फुल पेपर पर डे करना और एक लंबे समय तक, वो संभव नहीं है। कई लोग ऐसा टेस्ट सीरीज या ऐसा वो ज्वाइन कर लेते हैं, आप देखें, आप लोग भी करते होंगे, और बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनका एनर्जी सारा निकल जाता है, और वो सब अपना रैप अप करके बैठ जाते हैं। आप में से कई लोगों ने टेस्ट सीरीज का ऐसा अनुभव किया भी होगा, और आप जानते हैं। तो सही समय पे पीक पे आना ये बहुत ज़रूरी है, और ये स्ट्रेटजी जो ग्रेजुअल इन्हेंसमेंट वाली है, ये आपको वहीं पे ले जाती है। तो ये फॉलो करिएगा। थर्ड आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की बात हमने ऑलरेडी कर लिया। इवेल्युएशन कैसे करेंगे, जिसको भी आप अप्रोप्रिएट समझते हो। यदि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके संपर्क में है, बहुत बढ़िया है। कई सिलेक्टेड कैंडिडेट आजकल वो ऑनलाइन में अपना, या यूट्यूब, फेसबुक, उसके थ्रू करते भी हैं, और आप उनसे कराएं, दे आर द बेस्ट। क्योंकि उन्होंने आंसर लिखा है, और उन्हें वो आंसर लिखे हैं जिन आंसर्स ने उनको मार्क्स दिलाए हैं, रैंक दिलाई है, और पद दिलाए हैं, सिलेक्शन दिलाया है, तो वो तो बेस्ट है। दूसरा, कई लोग ऑनलाइन में कुछ फोरम चला के, कोई साइट चला के, वेबसाइट चला के वो इवेल्युएट करते हैं, आप उनको भी दिखा सकते हैं। ये सब सिर्फ फीडबैक कलेक्शन का एक तरीका है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। जो भी बता रहा है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का तो बेस्ट मेथड है, उसके अलावा कोई एब्सोल्यूट नहीं है। वो जो भी फीडबैक देंगे, आप फीडबैक को लीजिए, विचार कीजिए कि हाँ, क्या ऐसा हो सकता है। जैसे जब हमने शुरू किया तो एक साइट थी, अब तो हमको उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उस पे वो कुछ क्वेश्चन देते थे, और तमाम लोग अपने आंसर लिख उस पे डालते थे, और एक से एक धांसू आंसर उस पे लिखते थे। मतलब ऐसे आंसर होते थे कि 10 में 10 तो एग्जामिनर दे ही दे, हर क्वेश्चन में 10 में 10 दे ही दे। और हम लोग के आंसर ऐसे होते थे कि 10 में उसको 4-5 नंबर तक आते आते उसकी कलम रुक जाए। तो एक कैंडिडेट थे, उनको उनको हमने वहीं ऑनलाइन में ही, नहीं, जो आईडी वाईडी रहती है, हमने उनको मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई किया, फिर हमने उनसे बात किया, और हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके फिर उनसे टेलीफोनिकली बात किया कि आप इतने अच्छा आंसर लिखते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये करता क्या है ये वेबसाइट वाला, कि एक दिन में एक क्वेश्चन देता है, फिर मैं उस क्वेश्चन को उठाता हूँ, 3-4 घंटे उसके बारे में पढ़ता हूँ, अपना नोट्स पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, 6-7 घंटे में मैं एक आंसर लिखता हूँ। तो आप समझिए, वो बिल्कुल फेक मेथड है। उससे आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं कि उसने इतना बढ़िया आंसर लिख दिया, नहीं। आप रन टाइम में कितना बढ़िया है, मतलब आप मान लीजिए मेंस में आपको एक आंसर के लिए शायद 7 मिनट, एवरेज मान लीजिए 7 मिनट का वक्त मिलता है। उस 7 मिनट में आप कितना अच्छा आंसर लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, 7 घंटे में नहीं, क्योंकि वहां तो 3 घंटे का पूरा पेपर है। आप 3 घंटे में अगर एक आंसर लिख रहे हैं तो आपको 10 में 10 तो मिल जाएगा, लेकिन आपका पूरा सम टोटल ही 10 रह जाएगा। वो काम नहीं करना है। इवैल्यूएशन करवाना है, फीडबैक प्रॉपर लेना है, और फीडबैक को अपने अकॉर्डिंग ग्रहण करना है। उसमें ये नहीं कि पूरा एकदम, किसी ने बोल दिया, सेलेक्टेड कैंडिडेट के अलावा किसी ने बोल दिया, तो आपको एकदम जंप नहीं कर जाना है। उसको लीजिए, विचार कीजिए, और अच्छा लगे तो शामिल कर लीजिए। फिर आता है लिंकेजेस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। अच्छा, मेंस में कई लोग एकदम सिंपली प्लेन आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, और लिख भी देते हैं जीएस के सब्जेक्ट में। फिर जब वो आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमको तो नंबर कम मिला है। क्यों कम मिला? क्योंकि आप भी लगभग वही बात लिख रहे हैं जो सब लिख रहे हैं। क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है, सभी के पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं।
सभी के पास सभी टॉपर्स के नोट्स उपलब्ध हैं, सभी के पास सारी बुक लिस्ट उपलब्ध है। कोई ऐसा टॉपर नहीं होगा पिछले 7-8 सालों में रैंकर जिसका नोट्स, जिसका रिटर्न आंसर, मतलब ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं जो अब उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन में। ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने एकदम यूनिवर्सलाइज कर दिया सारे रिसोर्स को। लेकिन जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं और जो कि हमारी जिम्मेदारी है और हमको दिखाना है कि हम एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो हमको करना है, वो है लिंकेजेस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। अब ये क्या है, देखिए सारे सब्जेक्ट जो यूपीएससी ने रखे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स में है, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत कहीं एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से का भी पार्ट इससे टच करता है। अब किसी भी देश की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, किसी भी कंट्री का जो इतिहास है वो क्या है, उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है, रहा है। देखिए आप अपने देश को देखेंगे, जब तक नेवल पावर किसी का डेवलप नहीं था, पानी पे चलने का मनुष्य के पास रास्ता नहीं था, उसको मेथड नहीं मालूम थे, तो क्या होता था, जो आज के समय का पंजाब एरिया लगा हुआ है वहां से ज्यादातर लोग आते थे, वहीं ट्रेवल होता था। सारे आक्रमण भी उस समय वहीं से हुए। बाद में जब ब्रिटिश आए वो नेवी से आए, पानी के रास्ते आए, तो वो कहाँ गए फिर, वो आपके कोलकाता गए, वो आपके मद्रास गए, वो आपके उस समय के बॉम्बे गए जो अब मुंबई हो गया समय के साथ। तो वो कहाँ कहाँ पे गए, जहाँ जहाँ पे पानी के रास्ते थे। और पहले के लोग कहाँ आते थे, जहाँ जहाँ पे जमीन के रास्ते थे। इसी तरह कहीं पहाड़ है मध्य प्रदेश में, आप देखें पहाड़ के उधर का हिस्ट्री अलग तरीके का आपको दिखेगा, पहाड़ के इधर का हिस्ट्री आपको अलग तरीके से दिखेगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी से डिटरमिन्ड होगी। आपका ज्योग्राफी आपकी हिस्ट्री को डिटरमाइन करेगा। इसी तरह आपकी हिस्ट्री क्या करेगी, वो आपकी पॉलिटी को डिटरमाइन करेगी। आपके देश में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था होगी, किस तरह का लोकतंत्र या प्रजातंत्र या गणतंत्र या अधिनायक तंत्र क्या होगा, वो आपके इतिहास पे डिपेंड है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हमारे इतिहास में, हमारी जड़ों में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आपने पढ़ा होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर हिस्सा कहाँ से लिया गया है, जो संविधान, जो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई खास तौर पे 1860 के बाद से, जब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए कानून बनाने प्रारंभ किए, तब से लेके 1947 तक या मेजरली 1940 तक जो भी एक्ट आए, जो भी व्यवस्थाएं बनी और आज़ादी के आंदोलन से जो विचार उभरे, जो जो एक कॉमन कंसेंसस बना, उस सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। और आज वही कॉन्स्टिट्यूशन आपकी पॉलिटी को गवर्न करता है कि नहीं? किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, ऐसा ही होता है। आपका पॉलिटी जो है वो आपके इकोनॉमी को प्रभावित करता है। कई बार हम कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ओपन इकोनॉमी है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत जैसे देश जब आज़ाद भी हुआ तो सोशलिज्म का कल्चर आया। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लगातार मार्केट में रहता था। उस समय कैसी व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार क्या है, सरकार देश के लोगों के हित के लिए है, देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। तो हमेशा वो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार से करने का प्रयास करती है कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसके लिए वो इकोनॉमी को प्रभावित भी करती है। डीपीएसपी में भी आपने जिन लोगों ने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा कि उसमें भी ये सब बातें कही गई है कि गवर्नमेंट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करेगी। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कई जगह लोग गए, पॉलिटी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सॉरी किसी ने पॉलिटी से लोग पढ़ा रहे हैं। जब आपको हिस्ट्री अपनी पता ही नहीं है, अपना ज्योग्राफी पता नहीं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है फिर वो वही गमले में लगे हुए पेड़ के जैसा होता है। पेड़ भी लग गया, फूल भी निकल आया, जड़ है ही नहीं। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आता जो आपने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है जो आप अपनी समझ के आधार पर कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, आपकी जड़ है ही नहीं, आप सिर्फ निकल गया, पेड़ उग गया, फूल निकल आए, जड़ है ही नहीं। जब जड़ है ही नहीं तो आप एग्जाम में घबरा जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है नए तरीके का, आपको पता ही नहीं, क्योंकि जड़ें है ही नहीं आपकी। जड़ें क्यों नहीं, आपने पॉलिटी पहले पढ़ लिए, फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ऐसे तो वैसे गड्ढम गड्ढ तरीके से हमने पढ़ लिया और फिर वैसे ही फिर हमारा रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये जो लिंकेजेस हैं ये आपको पहले समझ लेने हैं और एग्जाम में भी लिखना है। सपोज
गवर्नमेंट किसी इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक एजेंडा को, इकोनॉमिक किसी सेक्टर को प्रमोट कर रही है, तो क्यों कर रही है? जैसे अभी प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल हुई है, सभी लोग जो ग्रामीण स्तर, जो अपने स्थानीय स्तर है, उनको सपोर्ट करिए। ये क्यों है भाई? हमने प्रियम्बल में कहा है इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करने के लिए सबसे पहला चीज क्या है? जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। हमने इकोनॉमिक जस्टिस की बात सबसे पहले कही है। तो कैसे इंश्योर होगा? जब हम लोग इस तरह की जो जो हमारी सरकार जिस चीज़ को प्रमोट कर रही है, प्रधानमंत्री जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम अपनाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, और इस लिंकेजेस को एग्जाम में दिखाना है कि आप इन लिंकेजेस को समझते हैं, आप इससे परिचित हैं, और आप मौका पड़ने पे इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तब तो आपका मतलब आपको दूसरों से बेहतर नंबर मिलेंगे और तवज्जो मिलेगी, नहीं तो आप तो अपना रिजल्ट फिर देख ही रहे हैं। तो ये लिंकेजेस पहचानिए, और अगर किसी को डाउट हो तो हम लोग आगे और इस पे बात करेंगे, मतलब एकदम एकदम डिटेल में बात करेंगे। जैसे ज्योग्राफी किस तरह से हिस्ट्री को प्रभावित करती है, सिर्फ इतने हिस्से को लेके एक बार बात करेंगे, फिर इतने हिस्से को ले। अब जैसे ये होता है कई बार कि वहाँ पे अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका एक सोसाइटी है, वहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं है, हमारे यहाँ क्यों है डेथ पेनल्टी? मतलब यहाँ से कानून बनाने का काम जो कि पॉलिटी द्वारा होगा। तो क्यों है? क्योंकि हमारी और अमेरिका की हिस्ट्री अलग अलग है। अमेरिका जिस प्रकार का सोसाइटी इवॉल्व हुआ है और जैसे देश का फॉर्मेशन हुआ है, वैसा हमारा फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। तो जब हमारा हिस्ट्री अलग है तो हमारा पॉलिटी सेम कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात। आप कह रहे हैं कि वो डेथ पेनल्टी वहाँ नहीं, यहाँ यहाँ पे कैसे हो सकती है, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, ये सब बातें नहीं। आप ये सब बातें कब आप करते हैं? क्योंकि आपने हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ा। आप पढ़ेंगे तो आप ये सब बातें नहीं करेंगे, ना ही सरकार में ऐसा कोई बातें होती। ठीक। तो अब आते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये हो गया लिंकेजेस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, ये आपको करना है मेंस में, बहुत ज़रूरी। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हम बार बार कहते हैं? ये आपको दिलाता है 250 नंबर। दो एसे लिखने का 250 नंबर, कोई सिलेबस नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसे राइटिंग करिए, बीच बीच में एसे लिखिए, अपना एक क्रम बनाए रखिए, चाहे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार एक एसे लिखिए। उसको भी अगेन इवेलुएट कराइए, जिससे को भी आप समझते हैं उससे इवेलुएट कराइए, फीडबैक लीजिए। चाहे तो आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, या ऐसे तो आप देखिए, ऐसे ऐसी चीज़ है जो आप अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए उनको कि भैया इसको पढ़ो और बताओ कि ये हमने कैसा लिखा है, आपको कैसा लग रहा है। हमने कैसा लिखा नहीं, ये तो ये कम अच्छा प्रश्न है, आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि पढ़ने वाले को अगर बात समझ में आ रही है और उसको पढ़ के मज़ा आ रहा है, तो आपका ऐसे एक अच्छा ऐसे। इसी तरह अगर आपको कोई और लर्नेड ग्रुप है, कोई कॉलेज का ग्रुप है आपका, कोई ऑफिस का ग्रुप है, तो उसमें आप भेज दीजिए, उसमें लोगों को बोलिए कि आप पढ़िए और इसको देखिए हमने कैसा लिखा है। कोई आप ब्लॉग वगैरह अपना लिखते हैं, उस पर अपना ऐसे पब्लिश कर दीजिए, लोगों से पूछिए क्या फीडबैक है उनका। तो इस तरह से ऐसे, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन 250 नंबर, कोई सिलेबस नहीं। सबसे अच्छा मतलब स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका। ऐसे के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे कभी, क्योंकि अगेन 250 नंबर बार बार मेरे दिमाग में जाता है, 250 नंबर, 250 नंबर, 250 नंबर विद नो सिलेबस। तो कितना अच्छा है। अच्छा, जो मेंस के जो जीएस के आंसर होते हैं, वो भी आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा? द क्वेश्चन ऑफ जीएस पेपर्स विल बी ऑफ शॉर्ट एसे टाइप। तो जो जीएस के आंसर हैं वो भी छोटे छोटे एसे की तरह ही लिखे जाने हैं, ऐसा यूपीएससी ने कहा है। तो हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे इसको किसी दिन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप शॉर्ट ऐसे कैसे लिखते हैं उसमें वो भी समझ जाएंगे, तो आपका जीएस का आंसर राइटिंग भी उसमें और कवर होगा। तो ये हमारी आज की बात थी मेंस की आंसर राइटिंग। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट आते हैं, जैसे कई लोग पूछते हैं कि हैंड राइटिंग का कितना महत्व है, क्या अच्छी हैंड राइटिंग वालों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं? ऐसा देखिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं ना कहा गया है, लेकिन आप सामान्य जीवन में भी समझिए, अगर किसी ने अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है तो आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? वैसा ही प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। कहीं पे लिखा नहीं कि उनको वरीयता मिलेगी या उनको उनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, हैंड राइटिंग के नंबर नहीं है, शायद कटते भी नहीं होंगे। कई लोग तो ऐसा ऐसा लिखते हैं कि नहीं डॉक्टर जैसा है, जैसे डॉक्टर पर्चा लिखता है। और हमने ऐसे भी देखा है जो मतलब अंडर 10 रैंक वालों का हैंड राइटिंग देखा है कि बस वो लिखे और वही समझे, उस प्रकार की हैंड राइटिंग, लेकिन अंडर 10 रैंक का आ गया। तो इससे लगता है कि नहीं, हैंड राइटिंग का मार्क्स तो कटता नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा प्रभाव पड़ता ही है। अच्छी अगर सुंदर आपकी हैंड राइटिंग है तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन ऐसा मार्क्स पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, लोग एक बहुत बार आता है कि डायग्राम बनाएं। बिल्कुल, जहाँ पे डायग्राम है संभव वहाँ पे डायग्राम बनाइए, जहाँ पे चार्ट बना सकते हैं, मैप लोग बनाते हैं। देखिए ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी जो आंसर कॉपी है उसमें डाइवर्सिटी ले आती हैं, और आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बनाती हैं।
एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपको बनाती हैं। तो आप इसका अगर इस्तेमाल करने में सक्षम हैं और अप्रोप्रिएट है तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज की बात हम अपनी लगभग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक और चीज़ है, हम लोग अब शायद आने वाले कुछ समय में एक बार रियल आंसर राइटिंग, मतलब एक एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, और उसको लिख के, मतलब ऐसे लाइव में हम लोग लिख के उसको देखने का प्रयास करेंगे कि आंसर को कैसे टैकल करना है। और उसके बाद एक आंसर में ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक बार हम लोग आंसर लिखेंगे जो 6-7 मिनट के अंदर। तो वो वाला हम लोग सेशन जल्दी ही करेंगे। और उस सेशन में भी आप जुड़ें और शामिल हों, उसके लिए हम लोगों को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को। और जितने लोगों को जो भी जिनको आप जानते हैं कि उनको फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो से, उनको आप शेयर करिए, ताकि नॉलेज हम लोगों का बढ़ता रहे और फैलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।